गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम इकाई पद्धति के चरणों के बारे में बताइए। इससे पहले हमने आपको इकाई पद्धति की विशेषता, इकाई पद्धति के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, इकाई पद्धति का तात्पर्य, इकाई होती क्या है, इससे पाठ्यक्रम को क्या सरल तरीका से सुव्यवस्थित ढंग से किस प्रकार से बच्चे अपना अध्ययन कर पाए, उसको हमने आपको समझाया था। आज हम आपको इकाई पद्धति के चरणों के बारे में बताएंगे। इसमें मॉरिसन के अनुसार इकाई पद्धति के 5 चरण बताए गए हैं। मॉरिसन के अनुसार इकाई पद्धति के 5 चरण। पहला है अनुसंधान। पहला कौन सा है? अनुसंधान। बालक को पहले क्या करनी पड़ेगी? खोजबीन करनी पड़ेगी। खोजबीन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वह अनुसंधान अर्थात रिसर्च कर सकता है। पहला है इसमें अनुसंधान में बालक को खोजबीन करनी पड़ेगी, अर्थात पहले उसको रिसर्च करना पड़ेगा। पहला कौन सा स्टेप है इसमें? अनुसंधान अर्थात खोजबीन करना। फिर उसका जो आंकड़े एकत्रित किए हैं, जो आंकड़े रिसोर्स लेके आए, उनका प्रस्तुतिकरण। इसमें इकाई पद्धति के माध्यम से उनका प्रस्तुतिकरण। फिर आत्मसातीकरण। अगला जो स्टेप बताया उन्होंने वो है आत्मसातीकरण, अर्थात ग्रहण करना, आत्मसात करना, फिर उसको संगठित रूप से करना, संगठन। फिर बालक क्या हो जाएगी इसमें? उस अभिव्यक्ति के रूप में नियोजित करना। ये किन्होंने बताया? ये मॉरिसन के अनुसार 5 चरण हैं इसके इकाई पद्धति के। मॉरिसन के अनुसार 5 चरण: अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, संगठन और अभिवृद्धि। अब दूसरा जो चरण आते हैं वो आते हैं आत्मानंद मिश्र के द्वारा। आत्मानंद मिश्र, इन्होंने भी कितने बताए? इन्होंने भी इकाई पद्धति के 5 चरण बताए। पहला क्या है? पहला इन्होंने बताया है संभावित लक्ष्यों का निर्धारण। संभावित लक्ष्यों का निर्धारण। आत्मानंद मिश्र ने 5 चरण बताए किसके? इकाई पद्धति के। पहला है इसमें संभावित लक्ष्यों का निर्धारण। इकाई द्वारा प्राप्त होने वाले उचित और उपयोगी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जो बालकों के आयु और सामर्थ्य के अनुसार हो। जी हाँ, संभावित बोलो या संभावित बोलो, हम जो इकाई पद्धति का निर्माण करते हैं वो बालकों की आयु एवं स्तर के अनुसार, बालकों की आयु एवं सामर्थ्य के अनुरूप हो। स्तर, आयु और सामर्थ्य के अनुसार हो। कौन कहता है ये? आत्मानंद मिश्र। इकाई पद्धति का जब निर्माण करते हैं, उनके लक्ष्यों की जब पूर्ति करते हैं तो वो किस हिसाब से करनी चाहिए हमें बालक की? मैंने कल भी बताया ना, सरलता से कठिनता की ओर। पहले सटीक इकाई पद्धति पर रखेंगे, फिर उससे थोड़ा टाइट, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन। तो ये आयु और बालक की जितनी कैपेसिटी है, जितना सामर्थ्य जिसको ग्रहण कर लेता है, जितना उसमें ग्रहण करने की शक्ति है, उसके अनुसार हमें इकाई पद्धति का निर्माण करना चाहिए। शिक्षक बालकों से चर्चा करके ये निकलवा लेता है कि उन्हें शाम पढ़ कर अंकित कर देता है, तथा बालकों की अपनी पुस्तिकाओं में टिक लेने को कहता है, जिससे बराबर प्रेरणा के स्रोत बने रहे। मुझे जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, कोई प्रकरण पढ़ाना है, बालक भी अपनी बुक को लेके खोल के बैठे हैं, मैं भी अपनी बुक को लेके कोई शब्द ऐसा आता है जिससे शिक्षक क्या करता है? श्याम पट पर उसको अंकित कर देता है, तो बालक अपनी बुक में देखते हुए उधर दोनों अंतःक्रिया हुई शिक्षक और छात्र के मध्य, तो छात्र भी सजग रहेगा, शिक्षक तो सजग थे या ऑलरेडी। तो जो चीज पठन शब्द है, जो पठन है, उसको छात्र शिक्षक क्या कर लेगा? श्याम पट पर उसका प्रयोग करते हुए छात्र को अभिप्रेरित कर लेगा और छात्र से प्रेरणा ग्रहण
करेंगे। तो संभावित लक्ष्यों या संभावित लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए इकाई पद्धति के निर्माण किया जाना चाहिए बालकों की आयु और सामर्थ्य के अनुसार। अगला जो इसका स्टेप है वो है अन्वेषण एवं आयोजन। पहला आपका चरण बताया संभावित लक्ष्यों का निर्धारण, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है अन्वेषण एवं आयोजन। अन्वेषण एवं आयोजन, अन्वेषण का बताया ना भी मॉरिसन ने क्या कहा था, अनुसंधान, तो अन्वेषण खोजबीन करना, अन्वेषण एवं आयोजन खोजबीन करते हुए फिर उसका आयोजन करना अर्थात रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, बालकों को बताना क्या है, बालकों की जिज्ञासा प्राप्त करना, बालकों में उत्साहित करना, उनको लालायित करना जिससे वो जिज्ञासु और वो भी यही कार्य करने के लिए प्रेरित हो। अन्वेषण एवं आयोजन इकाई से संबंधित जो छात्र का पूर्व ज्ञान है उसका शिक्षक प्रश्नों द्वारा अन्वेषण करता है ताकि वो पूर्व ज्ञान कौशल का समुचित इकाई का प्रयोग कर सके। जी हाँ, कोई बालक है 6th क्लास से 7th क्लास में आया है तो 6th क्लास का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा कम है, 7th का उससे हाई है। अब शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को उसके पूर्व ज्ञान के आधारित कुछ ऐसे प्रश्न किए जाने चाहिए जिससे बालक का पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान के रूप में जोड़ सके अर्थात संबंध मिल सके, दोनों का एकीकरण होकर नवीन ज्ञान कर सके। मतलब शिक्षक अन्वेषण खोज सके बालक का स्तर कैसा है, बालक के स्तर के अनुसार जो उसकी आयु है नहीं है या वो देने में समर्थ है या नहीं है, उसने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है वो उसके माइंड में है या नहीं है, बालक ऐसे ही प्राप्त करके आया है या फिर जो वो पढ़ते आया पूर्व ज्ञान उसके अंदर कितना है या नहीं, अर्थात अन्वेषण करता है। किसके माध्यम से, प्रश्नों के द्वारा शिक्षक बालकों का अन्वेषण करता है। फिर उन क्रियाओं की सूची बनाते हुए छात्रों से विचार विमर्श करता है। यहाँ शिक्षक का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन शिक्षक छात्रों से पुटअप करते हैं, मैथ वाला मैथ, साइंस वाला साइंस, हिंदी वाला, फिर सारे शिक्षक एक साथ या फिर अपने अपने सब्जेक्ट वाले उन बालकों से चर्चा करते हुए उनकी सूची बनाते हैं अर्थात एक लिस्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, इस बालक का आयु कितना है, इस बालक का आयु कितना है, कितने परसेंट है, कितने परसेंट, उसी आयु स्तर के अनुसार अर्थात वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार बालकों की खोज करके अर्थात बालकों का अन्वेषण करके उनका आयोजन पाठ्य पुस्तक का शिक्षक आयोजन सफल तरीके से कर सकता है। क्योंकि छात्र बहुत सी क्रिया को बता सकते हैं जो समय स्थान की सीमा के कारण संभव न हो, सूची को व्यवस्थित कर प्रत्येक क्रिया की परिभाषा स्पष्ट कर ली जाती ताकि छात्र समझ सके कि किस क्रिया के अंतर्गत क्या करना है। सूची को लेकर कक्षा में टाँग देना चाहिए, छात्रों को लिख लेना चाहिए। जो शिक्षक अपनी सूची बनाए अर्थात अपना टाइम टेबल बनाए, अपना इकाई पद्धति के अनुसार विषय को सारगर्भित करे, उसको शिक्षक या तो अपनी कक्षा कक्ष में या फिर बालकों को एक साथ लिखवा दे, उसके अनुसार बालक अपना अध्ययन कर सके अर्थात बालकों की खोजबीन करके उनके पूर्व ज्ञान को शिक्षक जानते हुए नवीन ज्ञान में करना वो अन्वेषण और उसके बाद उनका आयोजन करना। ये किसने बताया है, आत्मानंद मिश्र के द्वारा। तीसरा जो इसका चरण है वो है क्रियान्वयन। अन्वेषण हो गया, अन्वेषण अनुसंधान हो गया, अन्वेषण हो गया, अब हो गया है तीसरा क्रियान्वयन। क्रियान्वयन अपनी क्रिया करना। सूची की क्रिया से ऐसा होगा, समूह की जाएगी, ऐसे व्यक्तिगत रूप में होगा। बालकों की रुचि योग्यता के अनुसार समूह बना देना चाहिए। जी हाँ, मैंने बताया ना आयु स्तर के अनुसार बालक का क्या आयु टीचर
माप लेता है, इस बालक का IQ कितना है, इस बालक का IQ कितना, उसी के अनुसार शिक्षक को क्या बनाना चाहिए, एक दल अर्थात एक समूह के रूप में विभाजित कर देना चाहिए। बालकों को समूह के रूप में, एक समूह के रूप में बालकों को विभाजित कर देना चाहिए। किसको, शिक्षक को। पहली क्रिया अध्ययन होगी, जिससे इकाई संबंध में अधिक सूचनाएं प्राप्त की जाए। जैसे इसमें पुस्तक, पुस्तिकाएं, पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनको ध्यान में रखकर दृश्य सामग्री बालकों को उपलब्ध होनी चाहिए। समूह में आप बालकों को अलग अलग आयु के अनुसार बालकों का दल बनाओगे, उनको बहुत सारी जैसे पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, शब्द दृश्य जो साहित्य सामग्री होती है वो बालकों को उपलब्ध करानी चाहिए। पहली जो क्रिया होती है, क्रिया तो करा रहे हैं बालकों को, समूह बना दिया, एक सूची बना दी, आपको सूची के अनुसार बालकों को डिवाइडेशन कर दिया। उसके बाद बालकों को क्या कर रहे हो, क्रियान्वयन, बालक का आयु के अनुसार आप उसके स्तर को जांच रहे हो। शिक्षक प्रत्येक बालक या बाल समूह को निर्दिष्ट करके कार्य देकर उसके संदर्भ में साहित्य का निर्देश करता है। कोई भी कार्य देता है शिक्षक किसको, बालकों को, फिर उनको निर्देशित करते हुए उस कार्य को देते हुए उनको बालकों को निर्देश देना है, आपको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। वो उनको क्या करता है, दिशा निर्देश। दूसरी जो क्रिया होती है वह सृजनात्मक होती है, जैसे रेखांकन, चित्रांकन। पहली क्रिया तो ये हो गई, पुस्तक, पुस्तिकाएं आदि के समूह में बालकों को अलग करके फिर उनको निर्देश देता है। फिर बालक अध्ययन करते हैं, उस पर जो भी चीज़ उनको लिखनी है, करनी है, वो उसकी टिप्पणी कर देते हैं। फिर दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है सृजनात्मक। अब सृजनात्मक में तो बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, चित्रकारी, पेंटिंग और कौन कौन सी, निर्वाचन समूह, एकांकी कथोपकरण, लेखांकन, लेखन, डाकघर बनाना, मॉडल बनाना, चित्र बनाना, रेखांकित करना, बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती है किसमें, सृजनात्मक क्रिया में, अर्थात दूसरी क्रिया में। पहली क्रिया तो ये हो गई और दूसरी क्रिया सृजनात्मक, बालकों की सृजनशीलता को नापते हुए कौन बालक कितना एक्टिव है, कौन बालक कितना सृजनशीलता की श्रेणी में आता है। ये सारी क्रियाएं एकत्र, समाचार पत्र, स्थान पर सूचना ले, रिपोर्ट लेना, नाटक करना, खेलना, बहुत सारी, ये सारी सूचनाएं क्या शिक्षक दल बना के बालकों का समूह बना देता है। फिर एक एक समूह को अलग अलग चीज, क्रिएटिव बालक कौन है, प्रतिभाशाली बालक कौन है, औसत बालक कौन है, उनको जो जैसा आयु के औसत के अनुसार होगी ना, उन बालकों को वो ही चीज क्रिया करने के लिए शिक्षक दे देगा। सृजनात्मक हो गया, पहली में बालक को संबंधित चीज दे देगा। तीसरी जो क्रिया होती है इसमें नंबर 1 और 2 और तीसरी, पहली तो अध्ययन की हो गई, दूसरी सृजनशील की हो गई, तीसरी क्रिया हो गई वो हो गई निरीक्षण या भ्रमण की। बालकों के क्या देते थे हम, आप पंचायत घर जाइए, डाकघर जाइए, वहाँ की नगर पालिका जाइए, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, वहाँ क्या करते हैं, निरीक्षण, भ्रमण की हो गई। तीसरी जो क्रियान्वयन क्या करवाएगा वो क्या है, शिक्षक भ्रमण की। आम पंचायत समिति जाइए, नगर पालिका जाइए, डाकघर जाइए, वो क्या हो गई, भ्रमण के रूप में। वहाँ से जो रिपोर्ट लिख के बालक आएगा, सहकारी समिति, बहुत सारी जो समूह हैं, वहाँ जाकर जो रिपोर्ट की जाएगी, इसकी योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। और छात्र समूह को रिपोर्ट लिखने, फोटोग्राफ लेने, प्रेक्षण करने, ये सारी चीज़ें अध्यापक इनको बालकों को पहले ही बता देते। और बालक जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितना उनका सामर्थ्य है, उसके अनुसार वो लिखकर रिपोर्ट बनाकर आपके के शिक्षक को दे देते हैं। जब छात्र इन क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं तब शिक्षक उनका पर्यवेक्षण, प्रोत्साहन किया जाता है और प्रगति आंकता है और उनकी समस्याओं का निराकरण करता रहता है। आवश्यकता पड़ने पर वह पूरी कक्षा को एकत्रित करके संवेद रूप में विचार विमर्श करता है। इस चरण में सबसे अधिक समय लगता है। जी हाँ,
पहला जो समूह था वो था अध्ययन का, दूसरा जो समूह था वो था क्या, क्रिएटिविटी का अर्थात सृजनात्मकता का, तीसरा जो समूह था वो किसका था, भ्रमण का अर्थात निरीक्षण करके आप डाकघर जाइए, म्यूनसिपलिटी जाइए, पंचायत समिति जाइए, फोटोग्राफी का वहाँ जो है वहाँ वो सारे फोटो खींच के लाइए, रिपोर्ट करके लाइए, पत्रांकन करके, वो सारी तीनों जो बालकों की जो समस्याएं थी, जो बालकों को कार्य दिए गए थे, उनका शिक्षक क्या करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, उनको देखते हैं, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है सहायता की, वहाँ सहायता भी शिक्षक के द्वारा दी जाती है। और उनको फिर जो सहायता दी जाती है, फिर समस्त बालकों को एकत्रित करके कक्षा कक्ष के अंतर्गत बालकों को प्रगति के बारे में बताया जाता है। ये बालकों को जो बालक ने जो चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया है, जहाँ जहाँ बालक कार्य करने गए हैं, उन बालकों को उनके बारे में जहाँ समझ में नहीं आए तो शिक्षक एकत्रित करके उनको समझा देते हैं। ये कौन सा पॉइंट हो गया, क्रियान्वयन नंबर 3। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो होगा चरमावस्था, चरम की अवस्था। क्रियान्वयन हो गया, अब क्या होगी, चरम की अवस्था, मतलब लास्ट कहते हैं ना, तो लास्ट चरम पर पहुंच गया, चरमावस्था, चरम धन अवस्था। चौथा जो पॉइंट है वो है चरमावस्था। कौन सी हो गई, चरमावस्था। इसमें समापन की क्रिया होती है, जिसमें सब छात्र पूरी इकाई का कार्य अंतर्ग्रस्त हो जाता है। इसमें छात्रों को अधिगम की संपन्नता का अनुभव होना चाहिए। जब वे रुककर अपने कार्य पर चिंतन करते हैं, उन्हें पूर्णता प्रदान करते हैं। कक्षा प्रदर्शनी, जिसमें सब सामग्री अर्थात कहने का मतलब ये, जैसे बालक सारे कार्यों को, जैसे क्रियान्वयन में किया गया था ना अलग अलग समूह को, तो बालक जब अपनी सब कार्यों को एकत्रित कर लेते हैं, मतलब मूल चरम पर आ जाते हैं, अंतिम चरम पे आ जाते हैं, वही क्या होती है इसमें, चरमावस्था। बालक सारे कार्यों को एकत्रित कर लेते हैं, एकत्रित करते हुए जो मूल उनको रिपोर्ट लिखनी होती है, अंतिम जो उनका परिणाम होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, चरमावस्था, चरम की अवस्था। इसके लिए कक्षा प्रदर्शनी, जिसमें सब सामग्री रिपोर्ट लेखन लिखा जाता है। छात्र नाटक प्रदर्शन भाषण का आयोजन करते हैं। कुछ बालक संपूर्ण इकाई विभिन्न क्रिया को रोचक सुनाते हैं। इसमें बनी फोटो, फिल्म, स्ट्रिप, स्लाइडों को दिखाते हैं। अन्यथा कोई अन्य इसी प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। हम कोई भी आयोजन करते हैं, लास्ट में कोई भी कार्यक्रम होता है, मतलब 5 दिन का, 6 दिन का, जो भी हमारा, तो लास्ट का जो समापन होता है, तो वो पहले दिन से लेकर और लास्ट तक का उसका निचोड़ लास्ट में आ जाता है। कोई भाषण के रूप में देता है, कोई लेखन के रूप में देता है, कोई फिल्म स्क्रिप्ट के रूप में देता है, कोई नाटक के रूप में देता है। सारी क्रियान्वयन किसमें, अंतिम अवस्था में, कहते हैं ना आज लास्ट दिन है, वो लास्ट दिन कोई गा के, कोई डांस करके, कोई भाषण देकर, कोई लेखन के अनुसार, कोई ड्राइंग के अनुसार वो अपना कार्य का प्रदर्शन करते हैं। कौन सी अवस्था में, चरमावस्था। ये आ गई, क्रियान्वयन हो गया, चरणान्वयन हो गया, अन्वेषण हो गया और संभावित उद्देश्यों की पूर्ति हो गई। लास्ट कौन सा होगा, लास्ट होगा इसमें मूल्यांकन। लास्ट क्या होगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन तो कौन करता है, मूल्यांकन शिक्षक करते हैं। बालक ने क्या सीखा, बालक क्या करके लाया, बालक की रिपोर्ट कैसी रही, इस बालक ने कहाँ त्रुटि करी, उस बालक ने कितनी प्रगति की, इस बालक का IQ कैसा, वो सारे बालकों की अंत में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करता है। अर्थात शिक्षक मौखिक रूप से भी ले लेता है या लिखित रूप से भी उन बालकों का मूल्यांकन कर लेते हैं। इसमें परिणामों का मूल्यांकन आवश्यक है। 3 प्रकार के परिणामों, ज्ञान, आदतों तथा रुचियों और मूल्यों से पहले का ही यथावती मूल्यांकन किया जाता है। बालक का ज्ञान कितना है, उसकी आदत कैसी है, उसकी रुचि किस प्रकार की में, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, किसके अंतर्गत आती है, मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक बालक का कर लेता है। रुचि अन्वेष का निर्माण की जा सकती है। छात्रों में क्रियाओं के संपादन में जो रुचि आदत दर्शाई है, सूचना सामग्री एकत्रित कौशल प्रदर्शित किया जाता है, वही चीज़ें सारी कुल मिलाकर बालक की IQ के अनुसार, रुचि के अनुसार, आदत के अनुसार शिक्षक बालक का आराम से मूल्यांकन कर सकता है।
तो ये हो गए आपके कितने चरण? 5 चरण। पहला चरण कौन सा था इसमें? नंबर एक चरण था इसमें संभावित लक्ष्यों का निर्धारण। दूसरा था अन्वेषण एवं नियोजन। तीसरा था क्रियान्वयन। चौथा था चरमावस्था और पांचवा क्या था? मूल्यांकन। अब ये तो हो गए आपके 5 चरण, इकाई पद्धति के 5 चरण। अब आपको इकाई पद्धति के क्या लाभ हैं और क्या सीमाएं, लिमिट्स हैं। तो पहला जो लाभ है इसमें पहला जो इसमें पॉइंट है वो है यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत पर आधारित है। गेस्टाल्ट थ्योरी पढ़िए कोपका, कोहलर और वर्दीमर की। यह गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की थ्योरी पूर्ण से अंश तथा पहले तो सब बताइए पूर्ण से अंश की या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत पर आधारित है। अंश की ओर सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी? इकाई पद्धति किसमें? पूर्ण से और अंश के सिद्धांत पर आधारित है। गेस्टाल्टवादी हुए थे कौन? कोपका, कोहलर और वर्दीमर। चिंपैंजी वाली कहानी सुनी होगी तुमने। समग्रता, पूर्णाकार, संपूर्णाकार, बहुत सारे नाम थे उसमें। पूर्ण जैसे हमारे ये है पाठ्यक्रम में, ये पाठ है अपना पूरा, एक किताब हो गई। अब इसमें सब डिवीजन क्या है? इकाइयों के रूप में विभक्त कर दिया। आत्मानुशासन, अनुशासन, उसके महत्व, लाभ। तो पूर्ण हो गया। तो पूर्ण से फिर हम क्या करते चले? अंश की ओर, एक एक पॉइंट वाइज, इकाई बाई इकाई। पाठ्यक्रम निर्माण हम कौन से सिद्धांत की ओर कर सकते हैं? ये गेस्टाल्ट सिद्धांत। क्या? छोटे छोटे पदों में विभक्त करते हुए, इकाइयों के माध्यम से उसको टुकड़े करते हुए। तो पूर्ण से अंश की सिद्धांत पर ये क्या है? आधारित है। कौन सी? इकाई पद्धति। दूसरा जो इसका लाभ है इसमें विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहता है। दूसरा कौन सा है? इसमें विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहता है। जी हाँ, अधिक क्रियाशील रहता है। किसमें? इकाई पद्धति में क्रियाशील तो रहेगा। अगला जो इसमें है यह विद्यार्थियों में सहयोग, नेतृत्व, उत्तरदायित्व, अच्छे आचरण, समय पालन आदि गुणों का विकास करती है। उत्तरदायित्व, नेतृत्व, समय का पालन, अच्छे आचरण, क्योंकि सहयोग समूह में रहेगा तो बालक को नियम भी साधने पड़ेंगे, सहयोग भी करना पड़ेगा, अच्छा आचरण भी करना पड़ेगा। उन गुणों का विकास होता है कौन सी पद्धति में? इकाई पद्धति में। गेस्टाल्टवादी का भी, और इसमें अधिक क्रियाशील भी रहेगा। अच्छे आचरणों का भी क्या होगा? इसमें विकास होगा। अगला जो इसका पॉइंट है वो है स्वतः अध्ययन की प्रेरणा मिलना। बालक स्वाध्याय की प्रेरणा। अगला जो है वो है स्वाध्याय की प्रेरणा। स्वाध्याय बालक स्वयं करना सीख जाएगा, क्रियाशील रहेगा, अधिक क्रियाशील रहेगा, अच्छे आदतों में आ जाएगा। तो बालक स्वाध्याय की प्रेरणा तो उसमें स्वयं ही ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अगला जो इसका पॉइंट है वो है सभी संगठक विषयों के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये नहीं कि एक ही, जैसे साइंस वालों को मैथ एसएस के लिए ये या और किसी के लिए नहीं है, तो सारे सब्जेक्टों के लिए ये क्या इकाई पद्धति अच्छी है। इकाई पद्धति का हम प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा में जनतंत्रीय वातावरण होता है। जी हाँ, सभी एक समान, सबको भाईचारे के अनुसार, सहयोग की भावना के अनुसार बालक में सहयोग बना रहता है। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक विज्ञान और अध्ययन में ऐसे विषय जहाँ विभिन्न विषय वस्तु का चयन करके एकीकृत किया जाता है। उद्देश्य विशेष की दृष्टि से इकाई निर्माण में शिक्षण उपयुक्त है। अर्थात मूल रूप से इसमें
सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों के रूप में इकाई का इसमें मूल रूप से अध्ययन किया जाता है। कौन सी? तो सबसे पहले हो गई इसमें यह गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। यह विद्यार्थी को अधिक क्रियाशील बनाती है। इसमें स्वाध्याय की प्रेरणा मिलती है। अच्छे आदतों, सहयोग, उत्प्रेरणा, अच्छे सद्गुण, विनयशील बनाना उस पर आधारित है। यह जनतंत्रीय विधि पर भी आधारित है। इसमें सहयोग की भावना आती है। और एसएस के और सोशल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये इकाई पद्धति बहुत ही लाभदायक है। अब जहाँ लाभ होंगे तो वहाँ लिमिट्स भी होगी, अर्थात सीमाएं भी होंगी। तो इसकी सीमाएं हैं, सीमाएं नंबर 1 क्या लिमिट्स हैं इनकी? वो है स्तर विशेष की। पहली है इसमें यह विद्यालय के सामान्य समय चक्र में फिट नहीं बैठती है। सामान्य समय चक्र में सही नहीं बैठती। विद्यालय का जो सामान्य चक्र है इसका समय चक्र शेड्यूल बनाते, कैलेंडर बनाते, उसमें सही नहीं बैठती, सही फिट नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये अधिक समय लेती है। क्रियान्वयन के टॉपिक में बताया ना चरण, वो सबसे ज़्यादा अधिक समय लेता है। इसलिए समय चक्र विभाग के रूप में सही समय नहीं बैठ सकती, अर्थात समय ज़्यादा लेती है। इसके लिए एक से अधिक चक्र प्रतिदिन सप्ताह की आवश्यकता होती है। इकाई पद्धति में प्रयोग में संभावना रहती है कि कोई वास्तविक कार्य न हो, केवल खाना पूर्ति होकर रह जाए। यह भी इसकी है। जैसे बालकों को दूसरा है जो कोई वास्तविक कार्य न होकर खाना पूर्ति होना। क्रियान्वयन के समय हमने बताया ना आपको, बालकों को 3 समूह में डिवाइडेशन कर दिया, एक इधर एक इधर। आप पर्यटन के क्षेत्र, घूमने के क्षेत्र में जाइए, आप सृजनशील और एक अध्ययन के रूप में। तो हो सकता है वो बालक जो रिपोर्ट लेके आए वो केवल जाए ही नहीं, घर बैठे ही खाना पूर्ति कर दे। तो ये वास्तविक कार्य में होकर हो सकता है खाना पूर्ति के लिए वो कौन सी इकाई पद्धति के लाभ या चरण। अगली जो इसकी लिमिट्स है वो है इसके लिए अति योग्य कुशल शिक्षक की आवश्यकता होती है, जिनकी उपलब्धता प्राय संभव नहीं होती है। योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है। कौन सी में? इकाई पद्धति के। ये भी लिमिट्स है। ये प्राय संभव नहीं होता है। हर शिक्षक इस पद्धति को, अर्थात इस पद्धति के अनुसार नहीं पढ़ा सकता या ये कार्य नहीं कर सकते। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है इकाई पद्धति। इसके प्राथमिक स्तर के लिए इकाई पद्धति उपयोगी नहीं होती है। जी हाँ, प्राथमिक क्लास के लिए, प्राथमिक कक्षा के लिए यह पद्धति उपयोगी नहीं होती। प्राथमिक जो कक्षा है उसके लिए यह उपयोगी नहीं होती, क्योंकि ये उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। छोटे बालकों को आप जैसे क्रियान्वयन कराएंगे, हमने समूह के रूप में किया, वो नहीं कर सकते, वो नहीं जानते क्या होता है, कैसे जाता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, कैसे स्वाध्याय किया जाता है, सिखाना पड़ता है छोटों को। उनके लिए ये क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है इसमें स्तर विशेष के लिए पाठ्यक्रम का उपयुक्त इकाई में विभाजन अति ध्रुव है। जी हाँ, बालकों का जो स्तर विशेष है आयु के अनुसार है, या विभिन्न मानसिक स्तर के जो बालक हैं वो विभाजन करना बिल्कुल ही ध्रुव यानी कठिन कार्य है। किसमें? इकाई पद्धति में। अगला जो है इसमें समुचित इकाई के अभाव में इकाई पद्धति कहाँ तक उपयोगी हो सकेगी, यह विचारणीय विशेष भी हम सोच सकते हैं कि बालकों के विभिन्न प्रकार के जो बालक हैं उनकी पद्धति के लिए, अर्थात उनकी आयु के अनुसार कहाँ तक ये चीज़ें सही होंगी या कहाँ नहीं होंगी।
पहला जो इसका सीमा थी वह है समय चक्र के अनुसार यह नहीं बैठ पाती है। दूसरा जो है इसमें कोई वास्तविक कार्य न होकर खानापूर्ति तक हो जाती है, बालक पहुंचते भी हैं या नहीं पहुंचते। तीसरी जो इसकी वो है कि अति योग्य शिक्षक की आवश्यकता होना, जो हमेशा हर जगह ये संभव नहीं हो सकती है। अगला जो इसकी लिमिट्स है वो है प्राथमिक कक्षा के लिए यह पद्धति उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि ये उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होती है। इस पद्धति से कई लाभ होने के बावजूद भारतीय विद्यालयों में, जहां एक निश्चित पाठ्यक्रम को एक निर्धारित अवधि में पूरा करना होता है, प्राय कक्षा में निर्धारित संख्या से अधिक छात्र अध्ययन करते हैं। जी हाँ, भारतीय जो हमारे विद्यालय हैं उनमें एक निर्धारित समय पर ही हमें पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है और निर्धारित संख्या के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, इकाई पद्धति का जो निर्माण है उसको करना पड़ता है। निर्धारित संख्या से अधिक छात्र अध्ययन करते हैं, जिससे संसाधनों को क्या करते हैं हम, हमारे पास क्या होता है, अभाव होता है। ये तो है नहीं है कि 30 बच्चे और एक स्टूडेंट, जो अनुपात है 35:1, मतलब 35 बालकों पर एक अध्यापक। तो उस 35 की जगह उसमें एक कक्षा में 50 बालक बैठे हुए, तो सारे संसाधनों को क्या होगा, अभाव होगा। सारे बालकों को हम वो संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकते जो 35:1 का जो शेड्यूल दिया है गवर्नमेंट है उसके अनुपात में। इसलिए ये हमारे जो भारतीय विद्यालय हैं इसका प्रयोग करना संभव नहीं होता। फिर भी अच्छी बातों को शिक्षक को अपनाने में चेष्टा रखनी चाहिए। बहुत सारी जो अच्छी बातें हैं इकाई पद्धति के अनुसार हम बालकों को दे सकें, वो शिक्षक को कम संसाधनों का या जितना धन खर्च हो या जहाँ विद्यालय में उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करें, वहाँ तक वो कार्य करवाना चाहिए। आज हमने आपको इकाई पद्धति के चरण पढ़ाए थे। मॉरिशन के अनुसार 5, उसके बाद आत्मानंद विश्व के अनुसार 5, फिर उसके लाभ, फिर उसकी क्या पढ़ाई थी, सीमाएं। इकाई पद्धति अब आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी पद्धति पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।